अच्छा, ये किताब छपवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई? क्योंकि ये अरे अब ऐसे ज्वलंत आप सवाल। असली सवाल पर आ गए। आप जैसा इंटरव्यूअर हो तो दिन भर बतियाते रहे। मैं कह रहा हूँ अब हाँ। तक इस किताब का सबसे शानदार इंटरव्यू आपने किया है, क्योंकि आप एक तो किताब को पढ़े हुए थे, आप हम्म। महसूस किए हुए थे। पढ़ना एक बात है, उसे महसूस करना एक बात है। तो हाँ। उसको आपने किया और इसलिए आपके सवाल वो बिल्कुल वो सवाल है। सबसे बड़े बड़े प्रकाशकों के पास किताब गई, हाथ जोड़ लिया कि साहब नहीं, कुछ और छपवा लीजिएगा, ये किताब नहीं छापेंगे। एक हमारा प्रकाशन जो अनबाउंड का है, उसने युआन नाम से इसको छापा, अनबाउंड का प्रकाशन। और उसने हिम्मत दिखाई कि सर, फहमीदा रियाज की कविता उसने पढ़ी थी, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी हो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, जो इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। लेकिन तुम जिस लम्हे जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। यह वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, है ना? टीचर्स को कैसे हायर किया जा रहा है, साथ में हम देखते हैं कि बैकडोर एंट्री कैसे दी जा रही है शिक्षण संस्थानों में। इसके ऊपर अपने विचार जैसे आपने रखे हैं काफी हद तक, मैं चाहूंगा कि आप जितने दर्शक हैं उनके सामने भी अपने अभी ज्वलंत मुद्दा है। मैंने क्या कहा कि कलम और किताब बर्बाद हो रही है, इसकी चिंता इस देश को नहीं है। इस देश में शिक्षा बर्बाद हो रही है, हम नहीं लड़ने आए। शिक्षा बेची जा रही है, फीस महंगी की जा रही है, फेलोशिप बंद की जा रही है। महीनों महीनों इस देश में फेलोशिप नहीं मिलती। 12 लाख करोड़ रुपया इस देश का उद्योगपतियों का माफ किया जाता है, विद्यार्थियों की फेलोशिप बंद की जा रही है। आप यूपी बिहार में जाकर देखिए, एससी एसटी ओबीसी बच्चों को फेलोशिप नहीं मिलती, बंद कर दिया फेलोशिप। पीएचडी की सीटें घटा दी, फीस कई गुना महंगी कर दी। हम कब बोले? क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में आज 45 साल में देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 60,000 भर्ती की सीटें है ना पुलिस की, यूपी में 60 लाख विद्यार्थी आए हैं। और ये सरकारें पेपर तक ढंग से नहीं करा पाती, पेपर लीक करा रही है, जानबूझ के कराती। इनकी सेटिंग होती है इन कॉलेजेस में, लाखों रुपए लेते हैं विद्यार्थियों को, सब पता होता है। 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख सबका रेट फिक्स है। और जिसके जाति देख लेते हैं और पैसा देख लेते हैं, सबका पेपर सेट। किस स्कूल में लीक होगा, कौन लीक करेगा, कौन साल भर बैठेगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस घूम आइए, बच्चा भी बता देगा क्या क्या सेटिंग हो रही है। पेपर लीक हो गया, इसमें जिसके पास पेपर है वो देखिएगा सिलेक्शन ले लेगा। और जो विद्यार्थी मेहनत किया होगा, मैं इलाहाबाद रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इलाहाबाद में, और इस किताब में आप पढ़ेंगे तो वो दर्द दिखेगा दोस्त। 10 बाई 10 का कमरा भी मैं बड़ा कह रहा हूँ। हम एक बार इलाहाबाद में बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने गए थे, और हम गांव इलाहाबाद के मोहल्ले में घूम रहे थे। छोटा बघाड़ा, चांदपुर, सनोरी में ऐसे ऐसे कमरे हैं ना, टॉयलेट बाथरूम भी उससे ज्यादा साफ होते होंगे। उसमें एक विद्यार्थी भारत का भविष्य इसलिए पढ़ रहा होता है कि अगर मैं इतना मेहनत कर लूं कि पेपर क्वालिफाई कर जाऊं, तो इस अपने बच्चों को अपने अच्छी पढ़ाई दे दूंगा, माँ बाप का इलाज करा दूंगा, कच्चे घर को पक्का बना लूंगा, अपना भविष्य बना लूंगा। हमने देखे हैं लोग दाल चावल चोखा खा करके, हमने बिताया है वो जीवन, दूसरे को क्या कहें। और साहब, गाजर मूली से ज्यादा उनकी औकात नहीं बची है। वो उस इलाहाबाद से कब कमरा छोड़कर उस बनारस से, उस लखनऊ से, कानपुर से, कोटा से, दिल्ली से लौट कर किसी मिल में मजदूर बन गए, किसी खेत में किसान बन गए, कहीं प्राइवेट जॉब करने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। ये किताब उनका दर्द भी कहती है। उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल करके यह संदेश दुनिया को और भारतीय उत्तर भारत के खासकर लोगों को यह समझाने की कोशिश की, ये पैगाम देने की कोशिश की कि अगर फूले अम्बेडकर पेरियार की बात करोगे, अगर संविधान और मंडल कमीशन की बात करोगे, अगर हमारे सामने झुकोगे नहीं, जी हजूर नहीं करोगे, तो हम तुम्हारा हश्र डॉक्टर लक्ष्मण यादव वाला करेंगे। हम तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे, हम तुम्हें सजा देंगे। ये उनका मकसद था। फिर मेरा मकसद ये था कि चाहे कुछ भी कर लो, अपने रीढ़ पर तन कर यहां तक पहुंचे थे, अपनी रीढ़ पर खड़े होकर के आगे की जिंदगी जिएंगे, मगर तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे।
जी, जय भीम नमो बुद्धाय सर, स्वागत है आपका इस छोटी सी कोशिश में। कैसे हैं आप? जी जी। तो प्रोफेसर की डायरी, ये नाम अपने आप में इतना जहनी है कि किसी व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये नाम अपने आप में एक गांव, बहुत दूर दराज के गांव में रहने वाला व्यक्ति भी इस नाम को याद रख सकता है। कुछ किताबें होती हैं जिनके नाम याद नहीं रहते, और वैसी ही आपकी लिखावट भी है इस किताब में। जब मैं इसको पढ़ रहा था, कई कुछ लोग जैसे कांचन सर ने इस किताब के बारे में कहा कि यह एक शिक्षक के साथ उच्च शिक्षा की भी कहानी है। और विजय चौहान सर लिखते हैं कि कोई भी अगर ईमानदारी से लिखी जाए तो हर डायरी निजी कहानी के साथ साथ अपने वक्त का दस्तावेज भी होती है। तो ये किताब उस दस्तावेज की तरह है। जब आज से 50 साल बाद, 10 साल बाद कहीं जब जिक्र होगा कि जिस दौर में राजनीति के सर्वे सर्वा एक पिछड़ा, स्वघोषित पिछड़ा वर्ग से आने वाले व्यक्ति थे, उस दौर में एक पिछड़ा वर्ग से आने वाले व्यक्ति के साथ इस देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस किस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ या उसके साथ की जा रही थी। तो मैं आपको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने वो कहानी जो शायद आप नहीं लिखते तो दफन हो जाती और कभी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, उसको आपने लिखा और हम लोगों के बीच लेकर आए, जिससे कि जन जन तक उसकी बात, उस कहानी को पहुंचाया जा सके। और ये कहानी इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि हम लोगों का एक्सेस नहीं है विश्वविद्यालयों में, कि उस विश्वविद्यालय में जहां पर कि मैं पढ़ रहा था अभी, तो आपके पास एक कॉल आता है, जो बूढ़ी अम्मा है वो कॉल करती हैं और वो कहती हैं, मैं एग्जैक्ट उनकी वर्ड्स ही मैं पढ़ के बताऊंगा, तो वहां से हम ये बात शुरू करेंगे, पीछे जाने की कोशिश करेंगे। बेटा लक्ष्मण, मेरी बेटी को भी 8 साल बाद निकाल दिया गया, जिसका हुआ उसने खुद कहा कि इंटरनल कैंडिडेट का तो आधा रेट था। तुमने कोशिश नहीं की क्या? तब से वह डिप्रेशन में है, हम उसे लेकर हॉस्पिटल में हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तुम्हारी हिम्मत देखी तो बस आशीर्वाद देने के लिए फोन किया, बाकी तो सब मुर्दा हो गए हैं। इन पापियों को एक बूढ़ी माँ की हाय लगेगी। हालांकि इसमें आपने ये भी बताया कि आपकी माता जी का क्या रिएक्शन था, तो यहां से हम शुरू करते हैं इस चर्चा को। बहुत शुक्रिया रजत, आपको और आपके सभी साथियों को जो इस लाइव पर चर्चा में जुड़े हैं। आपको इसलिए शुक्रिया कि जब कल पुस्तक विमोचन हो रहा था दूसरे संस्करण का लोकार्पण, तो उस संस्करण में ये बात प्रोफेसर विजय चौहान ने बोली कि मेरे लिए ये किताब एक प्रोटेस्ट की तरह है। और मेरा मानना ये है कि ये बात बिल्कुल सही है, एक प्रोटेस्ट की तरह, इसलिए कि यह आज के समय से 25 साल, 30 साल, 50 साल बाद जब लोग इस दौर को याद करेंगे, इस दौर के विश्वविद्यालयों को याद करेंगे, तो वो ये देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति था जो उस समय बर्बादियों की दास्तान लिखकर दुनिया को बताना चाह रहा था कि कलम और किताब पर क्या खतरा है। प्रोफेसर विजय चौहान ने इसी बात को, जो मेरी बात है उसी बात को कहा कि ये किताब अपने आप में एक प्रोटेस्ट है, इसको पढ़ना उसी प्रोटेस्ट का हिस्सा होना है, और इसको पब्लिकली इस पर बात करना इसमें सबसे बड़े प्रोटेस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। तो रजत आज उस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और ऐसे कम से कम 15,000 लोग अब तक इस किताब को खरीद चुके हैं। पिछले कई सालों में हिंदी दुनिया कह ले या और किसी भारतीय भाषा में लंबे समय से कोई किताब इतनी जल्दी इतनी लोकप्रिय नहीं हुई। कई किताबें लोकप्रिय हुई हैं, लेकिन 15 दिनों में 15,000 प्रतियां बिक जाएं, ये सामान्य बात नहीं। वो 15,000 लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। ये किताब, अगर मैं एकदम कम लफ्जों में कहूं, कलम और किताब की अहमियत बताती है कि दुनिया जब कलम और किताब तक नहीं पहुंच पा रही थी, या हर हाथ तक कलम और किताब को सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी, तो ये दुनिया कैसी थी, और कलम और किताब ने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है। ये किताब उन खूबसूरत दास्तानों को भी कहती है, और साथ ही उस कलम और किताब पर जो खतरे हैं उससे भी आपको आगाह करती है। ये मेरे अकादमिक जीवन के 20 साल भले हैं, 2 दशक भले हैं, लेकिन इस दौर में
शिक्षा की, कलम और किताब की अहमियत को बताने के लिए ये साल बहुत पर्याप्त है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा अगला सवाल आपकी किताब की जो आखिरी जो चैप्टर है उसी से है कि आप एक जगह लिखते हैं कि मेरे लहजे में जी हजूरी न था और कोई मेरा कसूर न था। तो ये आपके भीतर ये जो आप ये लिख रहे हैं, तो इसका कोई मलाल है कि शायद आप जी हजूरी कर लेते तो नौकरी रहती, या ये स्वाभिमान है कि देखो मेरे लहजे में कोई जी हजूरी नहीं थी, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ। अगर जी हजूरी करने का मलाल होता हाँ, तो समय रहते जी हजूरी कर लेते। भाई मलाल हाँ, क्यों करना? अगर जैसे नौकरी जाएगी ये बात तो हमें पता था, इसलिए क्योंकि हम उन लोगों से सवाल पूछ रहे थे जो सवाल पूछने वालों को पसंद नहीं करते। हम उन लोगों से सवाल पूछ रहे थे जो केवल अपने विचारधारा के लोगों को अपना मानते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ खड़े थे जो इस देश में संविधान और अलग अलग विचारों के रंगीन गुलदस्ते वाली दुनिया नहीं चाहते, वो एक रंग की दुनिया चाहते हैं। तो ये बात हमें पहले से पता थी कि जो जिस रास्ते हम चल रहे हैं इसका अंजाम एक दिन ये होगा, और हमने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रखा था। अगर इतना करने के बाद मुझे नौकरी परमानेंट मिल जाती तो लोग मेरे ऊपर शंका करते कि इसने भी भीतर भीतर सेटिंग कर ली और अंदर से ये बाहर से दिखता है कि विद्रोही है और अंदर से ये भी समझौता परस्त है। उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल करके यह संदेश दुनिया को और भारतीय उत्तर भारत के खासकर लोगों को यह समझाने की कोशिश की, ये पैगाम देने की कोशिश की कि अगर फूले अम्बेडकर पेरियार की बात करोगे, अगर संविधान और मंडल कमीशन की बात करोगे, अगर हमारे सामने झुकोगे नहीं, जी हजूर नहीं करोगे, तो हम तुम्हारा हश्र डॉक्टर लक्ष्मण यादव वाला करेंगे। हम तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे, हम तुम्हें सजा देंगे। ये उनका मकसद था। फिर मेरा मकसद ये था कि चाहे कुछ भी कर लो, अपने रीढ़ पर तन कर यहां तक पहुंचे थे, अपनी रीढ़ पर खड़े होकर के आगे की जिंदगी जिएंगे, मगर तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तो ये वैचारिक प्रतिरोध है। दिल में जो था वही जुबान पर था और कोई खास बात नहीं हम में। एक मिर्जा गालिब का एक शेर है, घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। मेरे घर में तुमने लूट मचा ली, तुम लूट ले गए मेरा घर। मेरे घर में ऐसा कोई सामान ही नहीं था जिसको तुम लूट ले जाओ तो मुझे अफसोस हो। वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर, नया करने की हसरत, सृजन की हिम्मत, क्रिएटिविटी का स्पेस, वो जो हम रखते थे वो आज भी हमारे पास है। इस क्रिएटिविटी के स्पेस से, इस हसरत से, हिम्मत से कुछ नया रास्ता खड़ा कर लेंगे। तो ये मेरा कहना है और इसलिए मैंने ये बात कही। और आखिरी पन्नों से चूंकि आपने बात शुरू की, मेरे घर वालों को, मेरी माँ को भी ये पता था कि ये कुछ गलत रास्ते पर जा रहा है। गलत रास्ता इन द सेंस कि इसका करियर नुकसान हो जाएगा, इसका नौकरी पक्की नहीं होगी। बहुत कुर्बानियां दे करके कोई अपने घर के बच्चों को शिक्षा देने भेजता है, बहुत मुश्किल से कोई अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है। आज के समय में कोई रिसर्च तक पहुंच रहा है। देश के 1% नौजवान केवल हैं, 3% नौजवान हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं इस देश के, और 1% से भी कम रिसर्च तक पहुंचते हैं। उनमें से मतलब मुश्किल से 10वां हिस्सा, 5वां हिस्सा, 2 हिस्सा प्रोफेसर बनता है। हम 14 साल उस जगह तक पहुंच पाए थे। ये कोई सामान्य रास्ता नहीं है। इसलिए घर वालों को अफसोस होता है। उस माँ का जिक्र जो किया हमने, उसका अफसोस होता है। लेकिन चूंकि ये सफर ऐसा है, मैं आज भी कहता हूं ना कि सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकने वालों का नाम इतिहास में नहीं दर्ज है, लेकिन सावित्रीबाई फूले का लड़ाई लड़ने वाली सावित्रीबाई फूले का नाम इतिहास में दर्ज है। ठीक। अच्छा, इसमें एक जगह मुझे ना आपके जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली आप जब चाचा की बात करते हैं, आप अपने बड़े पिताजी की बात करते हैं, हालांकि बड़े पिताजी की बात करूंगा मैं इसको थोड़ा सा इमोशनल, क्योंकि ये पूरी किताब है, ये जज्बातों से भरी हुई किताब है। मैं इस किताब को पढ़ते वक्त एक सेकंड के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज्यादातर हिस्टोरिकल टेक्स्ट ज्यादा पढ़ता हूं, और मैंने ये शायद आपसे फोन पर भी कही थी ये बात कि इस किताब को पढ़ने के दौरान एक एक लाइन मुझे ऐसा लगा कि मैं इस एक एक लाइन को अंडरलाइन करके रखूं और वक्त बे वक्त इसको कोट करूं, जब भी मौका मुझे मिले मैं इसको कोट करूं। तो इसकी पूरी जो लाइन है इतनी जज्बात से लबालब है, इतनी भरी हुई है, इसमें मतलब एक एक लाइन पढ़कर
ऐसा लगता है कि जैसे आप लिखते हैं एक जगह, उनके जाने के बाद मैं गाड़ी में बैठकर अपने उस शजर को देखता रहा जिसे जिससे मुझे छीन लिया गया था। अब ये अपने जहन में कितने कितने तरह के जज्बात उभारती है। और क्योंकि और उस समय आपकी फैमिली, जिसमें कि आपकी माताजी ये कह रही हैं कि देखो ये तुम जो कर रहे थे, हमने तो पहले से कहा था, और तुम तो अपने पिताजी की तरह हो, जो कि आपने इस किताब में दर्ज भी किया है। लेकिन आपके चाचा बोलते हैं जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसके लिए कुर्बानी बहुत छोटी है, तुम सही हो, तुम्हारा संघर्ष सही है, इन जालिमों के जुल्म का अंत एक दिन जरूर होगा, परेशान बिल्कुल मत होना, हम है ना। ये हम है ना, ये जो है, और ये आपकी किताब में कई जगह मुझे ये चीज लगी कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भले ही पैसा नहीं था उनके पास, गरीब बैकग्राउंड था, लेकिन मजबूती के साथ आपके साथ खड़े थे, बेटा कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। मैं वाकई इस बात के लिए फक्र करता हूं कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े रहे। मेरी पत्नी को जब मैंने चुना या उसने जब मुझे चुना, तो हमारे एक प्रोफेसर हैं, रिटायर हो गए, हम अपने शादी का कार्ड जब उन्हें देने गए, रिटायर्ड प्रोफेसर प्रिंसिपल रहे DU के कॉलेज के, तो हम दोनों थे साथ में। उन्होंने असल में बहुत आत्मीय हैं, तो उन्होंने मेरी तारीफ कम की, मेरी पत्नी की तारीफ करते हुए कहे कि बेटी मैं तेरे साहस का दाद देता हूं कि तू सब कुछ जानते हुए इससे शादी कर रही है। अब इस बात को समझिए। इसलिए मैं जानता हूं कि पत्नी जिसकी ऐसी हो, साथी, मैं पत्नी नहीं कहना पसंद करता उसे कई बार, वो मेरी हमसफर, और वो हिम्मत देती है। जब उससे मैंने एक दिन कहा कि यार मेरे कॉलेज का इंटरव्यू की डेट आ गई है, मुझे रखेंगे नहीं, निकाल देंगे, तो उसने सीधे छूटते ही बोला कि उन्हें क्या लगता है एक नौकरी छीन लेंगे तो कोई जी नहीं पाएगा, ऐसी की तैसी इस नौकरी की। ये जो तेवर है वो उससे मिला। मेरी माँ क्योंकि मेरे पिताजी के बहुत करीब रही, उसने भी बहुत संघर्ष करके चीजों को देखा है, तो डरती बहुत है, मैं भी डरता हूं, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो। कभी कभी कहती थी कि अरे ऐसे मत करो, परमानेंट हो जाते, ये कर लेते, वो कर, जो हर माँ सोचती है। लेकिन वो जो चीज की जो रोके अपने बच्चों को, वो चीज कभी नहीं थी। मेरे पिता तो मुझे आजाद करके उड़ते देखना चाहते थे। मैं कहीं बहुत कैलकुलेटिव होता तो मुझसे नाराज हो जाते हैं, तो क्या जीवन जिएगा, ऐसे कौन जीवन जीता है, अरे भगत सिंह को पढ़, अम्बेडकर को पढ़। तो पिता तो अलग ही जीव थे। आज अगर वो होते तो मुझे शायद इस धरती पर जहां आज मैं हूं वहां देख करके सबसे ज्यादा कोई खुश होता तो मेरा पिताजी होते। बड़े पिताजी चूंकि हमें मैंने बताया है कि कबीर पंथी एक सदगुरु थे, उनसे दीक्षित थे वो, इसलिए मेरे घर में कभी पाखंड अंधविश्वास का कुछ रहा नहीं। तो उनके मन में एक नियति का वो है कि जो कुदरत करेगी वो अच्छा है, जो कबीर पंथी लोग सोचते हैं, तो उससे वो हिम्मत मिलती रही। ये मेरे घर की पृष्ठभूमि रही। हम अंतरजातीय विवाह कर रहे थे, लेकिन न मेरी पत्नी के घर पर न मेरे घर पर कोई रत्ती भर भी इसको हिचक नहीं हुई। ये हिम्मत देता है, आपके आसपास के लोग आपकी हिम्मत होते हैं और आप फिर उन्हें हिम्मत देते हैं। ये वाइस वर्सा एक चीज है। इसी पृष्ठभूमि कुछ दोस्त मिले, बहुत शानदार दोस्त मिले, कुछ उसी कॉलेज के मेरे अपने टीचर मिले जिनके साथ में उस कॉलेज में रीढ़ को तन करके खड़ा होना। उस कॉलेज में, उस किताब में बार बार उनका जिक्र आएगा, मेरे दोस्तों का जिक्र आएगा, मेरे PhD के सुपरवाइजर का जिक्र आएगा। मेरे PhD के सुपरवाइजर मुझे नौकरी नहीं दिला सके, लेकिन इतना कुछ दिला सके कि मेरी रीढ़ आज भी कायम है। तो ये जो पूरा एक व्यक्ति असल में अपने आप से नहीं बनता है, वो अपनी परिस्थितियों के बीच से बनता है। उसे अच्छे लोग मिलते हैं तो वो उससे अब बस केवल ये है कि बर्तन अगर साफ है तो बारिश का पानी उसमें भरेगा। अगर बर्तन हमने साफ कर रखा है तो साफ पानी इस्तेमाल करने लायक होगा। अगर मेरा बर्तन ही गंदा है तो साफ पानी भी उसमें गंदा होगा। तो मेरी भूमिका उस बर्तन को साफ रखने की है, मगर उसकी बारिशों की भूमिका है, उस बर्तन के फूटे न होने की भूमिका है। इसलिए वो इमोशन है। इसलिए ये किताब केवल प्रोटेस्ट नहीं है, इसलिए किताब में केवल गुस्सा नहीं है, इस किताब में नाराजगी और खुन्नस नहीं है, इस किताब में सृजन है, इस किताब में इमोशन है। ये किताब एक गांव में कोई चक्रोट पर, मेड़ पर बैठ करके पढ़ेगा तो शायद उसे अपनी कहानी नजर आएगी। ये किताब शिक्षा व्यवस्था की अहमियत समझने वालों की कहानी है। कलम और किताब जिनके हाथ में नहीं पहुंची ना दोस्त, उनको नहीं पता कि वो कितने बुरे रास्ते पर फंस रहे हैं, वो नशे के शिकार हो रहे हैं,
वो अपराध में जा रहे हैं, वो अपने जीवन के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, बिखर जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, या कोई नेता आके उन्हें बर्बाद कर दे रहा है, वो नहीं पहचान पा रहे कि उनका क्या क्या बर्बाद हो रहा है। कलम और किताब वो अहमियत रखती है, दुनिया की बुनियाद है, सभ्यता की बुनियाद है। इसलिए इस किताब को बहुत दूर तक पढ़ा जाएगा और याद किया जाएगा। लोग आज इस किताब पर बड़े बड़े लोग चर्चा नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि लक्ष्मण यादव हीरो न बन जाए। लोग मुझसे क्या बोले, रजत मैं आपके इस बात पर कहूंगा, और आप अगर रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो इसको रिकॉर्ड करिएगा, इसे हम यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे। पता है लोगों ने जो कि विरोध तो कर नहीं सकते थे, एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक टॉपर ऑफ द बैच, 100 में 96 एपीआई, सब कुछ रखने वाला व्यक्ति जब निकाला गया और प्रोटेस्ट करने लगा, तो लोगों ने कहा कि अकेले वो थोड़े ही निकले, 1000 लोग प्रोफेसर से नहीं निकाल दिए गए, नहीं प्रोफेसर बन पाए, तो अकेले एक को जो है क्यों हीरो बनाया जा रहा है? तो मैंने कहा कि भाई एक आदमी ने अपनी एक किताब लिखी है, 1000 लोग अगर 1000 किताब लिख दे तो ये पूरी लड़ाई कितनी मजबूत हो जाएगी। किसी ने रोका, लक्ष्मण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लक्ष्मण यादव ने आंख में आंख डाल के बोला कि एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है, मेरिट की हत्या की जा रही है, अच्छे शिक्षक विश्वविद्यालयों में नहीं लिए जा रहे, 1000 शिक्षक निकाले गए, मैं दावे से कहता हूं उसमें से 700-800 अच्छे शिक्षक होंगे, लेकिन 700-800 में से 7-8 भी नहीं बोले, तो इसका दोषी लक्ष्मण यादव नहीं है। उसने आपसे नहीं कहा कि अकेले लक्ष्मण यादव को हीरो बनना, इसलिए बाकी कोई नहीं बोलेगा, बाकी कोई किताब नहीं लिखेगा, बाकी कोई खुलकर समाज को नहीं बताएगा कि तुम क्यों प्रोफेसर नहीं बन पाए। हाँ। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, ये बात तुम ना बोलो, इसके लिए लक्ष्मण यादव ने तुम्हारा मुंह नहीं रोका था, लेकिन कोई और नहीं बोला। हाँ, ये मैंने चुना, मैंने अपना सब कुछ दांव पर रख दिया, वो लोग नहीं बोल रहे, इसका जवाब वो देंगे, लेकिन वो नहीं बोल रहे तो लक्ष्मण यादव में ना बोले, या उनके हिस्से का दर्द इस किताब में है। तो बड़े अजीब अजीब लोग हैं, बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग ये बात मुझसे बोले, और जो लोग मेरे ऊपर लिख रहे थे, जो लोग मेरे ऊपर किताब के ऊपर लिख रहे हैं, उनको लोग फोन करके बोलते हैं कि भैया तुम उनको हीरो क्यों बना रहे हो? अरे साहब, किसी के बनाने से कोई हीरो नहीं बनता। भगत सिंह को कोई हीरो नहीं बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर को कोई हीरो नहीं बनाया, लोहिया को कोई हीरो नहीं बनाया। अपने दम पर खड़ा होकर सामने आए, निडर हुए, लड़े, तो जमाना उन्हें याद रखता है। आपके पीछे देखिए तस्वीर पर बुद्ध हैं, कबीर हैं, मानवर कांशीराम, मैं यही देख रहा हूं, बिरसा मुंडा है, पेरियार है, इनमें से किसको कोई हीरो बनाया नहीं साहब। उन्होंने जो किया ना, उस जोखिम से, उस हिम्मत से वो हीरो बने। तो ये किताब इसलिए लिखी रजत की उस जमाने में कोई ये ना कहे कि कोई नहीं बोला, 1000 प्रोफेसर निकाले गए, इतने शोधार्थी हैं, सबको देखो नौकरी प्यारी होती है। जो बोलता है ना उसको पता होता कि अगले इंटरव्यू में उसका नहीं होगा, जो बोलता है उसे पता होता कि उसका रिसर्च में पेपर सबमिट नहीं होगा, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। आज भी इतने प्रोफेसर हैं, कोई बोलता है उनके विश्वविद्यालय में गोबर पर रिसर्च हो रहा है, उनके विश्वविद्यालय में लड़कियों के हॉस्टल पर गौशाला बन रही है, कोई चूं तक नहीं करता। हमने रोका है सबको, आपका सिलेबस बदल दिया गया, आपकी फीस महंगी कर दी गई, आपके जेब में पैसा होगा, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है, हेफा आ गया, हमने रोका है कि आप नत लड़ाई लड़िए। तो ये इसलिए किताब को पढ़ा जाना चाहिए कि ये एक बड़े व्यापक लड़ाई की एक किताब की दास्तान है। जी ठीक। मैं आपके जो परिवार का जो पक्ष है, मैं उस पर मैं बस आपके जो बड़े पिताजी हैं या शायद चाचा जी हैं, उनकी बात मैं कहूंगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं रुक इस बात पर डालना चाहूंगा कि लक्ष्मण यादव को लक्ष्मण यादव बनाने के पीछे कई सारे लोगों का योगदान था। इसका हम उदाहरण अगर बाबा साहब से लेकर चले तो बाबा साहब के समय में उनके पास किताबें खरीदने के लिए नहीं होती थी, और उनके पिताजी उनकी बहन के पास जाते थे, और उनकी बहन अपने गहने बेचकर बाबा साहब को किताबें खरीद के देते थे। तब वो बाबा साहब तब वो भीमराव बाबा साहब तक बन पाए। आप वैसे आप माता सावित्रीबाई फुले को देखिए या ज्योतिबा फुले को देखिए, दोनों ने एक दूसरे के साथ संघर्ष किया, तब जाकर आज हम याद करते हैं। आप मायावती जी को देखिए, उनके साथ मान्यवर खड़े रहे और उनका चुनाव की इतने बड़े सूबे का अगर हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो एक दलित महिला को बनाएंगे। तो ये कितना जरूरी होता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपका समर्थन करें। ये मैं बस एक लाइन में पढ़ने 4 लाइन है, मैं पढ़ के बताना चाहूंगा इस किताब की। ये किताब है कि कल जो तुमने कहा था मोटरसाइकिल लोगे, पैसे भेज दीजिए, पैसे भेज दिया,
सैलरी से लौटाने वाली बात आइंदा मत करना। क्या क्या और कितना कितना लौटा सकोगे, इस बात बस एक बात याद रखना, पैसे कमाने से पहले पैसा खर्च करना आना चाहिए। देखकर अच्छी सी दो पहिया ले लेना और बहुत धीरे धीरे चलाना। मैं जब इस लाइन को पढ़ रहा था तो बहुत भावुक हो गया इस लाइन को पढ़ने के दौरान कि वो जो सपोर्ट सिस्टम है वो होना कितना जरूरी है। अगर वो नहीं होता तो शायद आप यहां नहीं होते। अब मैं कह रहा हूं कि दो तरह के सपोर्ट हैं। कई बार होता है ना, इतना इमोशनल है कि अपने इस तरह की चीजों पर बात करना कितना इमोशनल होता है वो तो मैं ही जानता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कमजोर पड़ा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि मैंने इस किताब की भूमिका में एक लाइन लिखी है कि ये हृदय से लिखी गई किताब है, कलेजे से लिखी गई किताब है। ये सिलेबस की किताब नहीं है, ये इमोशन की किताब है। ये किताब इसलिए नहीं लिखी गई है कि इसको कोई पुरस्कार चाहिए या इस किताब को कोई वो चाहिए। ये किताब इसलिए लिखी गई है कि वो इमोशन जिसने हमें बनाया है वो दुनिया से खत्म हो रहे हैं, या उन इमोशनों की कद्र खत्म हो रही है। जाने कितने लोग अपने बच्चों को जगह जमीन गिरवी रखकर, गहने गिरवी रखकर, उधार मांगकर उस बच्चों को पढ़ाते हैं जो शिक्षा की अहमियत समझ पाते हैं। और सिस्टम ऐसा बना है, व्यवस्था ऐसी बनी है कि निर्मम तरीके से अभी पेपर आउट हो जाए तो ये बताइए कि उन बेरोजगारों का क्या दोष है। फीस महंगी हो गई, एडमिशन नहीं हुआ तो उस नौजवान का क्या दोष है। उसका पीएचडी में, मेरे पढ़ाए विद्यार्थियों का पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ और बच्चे आकर रोते हैं कि सर आपने सब कुछ पढ़ाया मगर ये नहीं पढ़ाया कि एडमिशन कैसे होना है। तो उस बच्चे का क्या दोष है। वो बच्चे एक चैप्टर में मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम आगे के लिए हमें गाइड करिए। तो उसमें से एक बच्चा पूछता है कि मैंने पूछा कि क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं। मैं चुप हो गया कि मैं उसको कैसे बताऊं कि तुम जो बनना चाहते हो वो रास्ता कितना मुश्किल है। ये एक इमोशन, इसलिए वो इमोशन तब मजबूत बना जब दो तरह के सहारे मेरे साथ थे। एक मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे अपने लोग, और दूसरा मेरी विचारधारा के मेरे पुरखे। ये दो चीजें ही मैं आज जहां हूं, मैं इन दो की वजह से हूं। मेरा परिवार मेरी हिम्मत न बनता, मेरे दोस्त मेरी ताकत न बनते, और मेरा विचारधारा इतना शानदार न होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते। इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं दोस्त। अच्छा, इसमें एक व्यक्ति है जो कि आपको मैसेज करते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी। वो उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा, बिना नाम लिए आप बताइए कि वो व्यक्ति का योगदान क्या रहा, क्योंकि मुझे लगता है वो काफी क्लोज रहे होंगे तभी वो आपसे माफी मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उस 14 साल में मेरे कॉलेज ने मुझे बनाया है। आप इस किताब को पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए मैंने लिखा है कि हम अपने गांव से अपने सपनों के, अपने खाबों के, अपने खाबों को लाकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मीनारों पर, ताकों पर रख दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उसमें पंख लगाकर उड़ने के काबिल बनाया और वो पंख लेकर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए। और मेरे जाकिर हुसैन कॉलेज ने उन पंखों में ताकत भरी कि हम ऊंची उड़ान कर सकते हैं। ऊंची उड़ान तो शाही है, परवाज है काम तेरा, अभी तेरे आगे आसमां और भी है। तो ये जो इकबाल लिखते हैं ना, शाही है परवाज है काम तेरा, वो जो शाही पक्षी होता है जो आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है, वो ऊंची उड़ान के काबिल बनाने वाले जो थोड़े से लोग हमें मिले, उनमें से एक वो शख्स थे जिन्होंने हमें गढ़ा है। कहीं गलती हुई तो उसे डांट कर, समझा कर, उसे सहेजा है, संभाला है। और वो चाहते थे कि इस व्यवस्था में हम रहें, इसलिए उन्होंने कबूल किया कि हमारी व्यवस्था ने, उच्च शिक्षा व्यवस्था ने लक्ष्मण यादव जैसे शिक्षकों को खो दिया है, इसलिए वो माफी मांग रहे थे। वो उनके में जमीर और खुददारी थी, इसलिए वो माफी मांग रहे थे। वरना इसी विश्वविद्यालय में वो लोग थे जिन्होंने मिठाइयां बांटी कि हाँ मिशन पास, जिन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस थाली में खाते उसी में छेद कर, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। वो प्रोफेसर है, सोचिए,
उन नामुरादों को ये तक नहीं पता कि अरे भाई उस थाली में छेद नहीं कर रहा था, लक्ष्मण यादव जैसे लोग उस थाली को और मजबूत कर रहे थे कि उसमें और लोग भी खा सकें। उस थाली को तुमने अपने बाप की जागीर बना दी, अपने विचारधारा की जागीर बना दी, और तुम चाहते थे कि वो थाली में केवल तुम्हारे जैसे लोग खाएं, और हम चाहते थे कि उस थाली में सबके आगे एक एक थाली हो। तो वो लोग खुश हुए, वो लोग साजिश करके कामयाब हो गए। लेकिन मुझे लगता है साजिश करने वाले ऋण विहीन केचुआ लोग, मैं भक्ति आंदोलन संत आंदोलन का विद्यार्थी हूँ, उसमें एक बात लिखी है कि संतन को कहां सीकरी सो काम। फतेहपुर सीकरी उस समय के जिले इलाही, जैसे आज के जिले इलाही का दरबार है उसकी शाखा में जाना, वैसे उस समय के जिले इलाही का दरबार था फतेहपुर सीकरी। वहां चले जाते तो सब कुछ मिल जाता, क्या प्रोफेसर, क्या वाइस चांसलर, क्या किसी कमेटी का मेंबर, क्या तुम्हें अलग अलग पुरस्कार सम्मान, क्या नहीं मिल जाता। तो हमारे संत ने लिखा कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजै, ताको कर पड़ी प्रणाम। जिसका मुंह देख कर कि हमें दुख पैदा हो, कष्ट हो जाए कि जनता का शोषक है, उसके दरबार में दरबारी करना हमें कबूल नहीं था। इसलिए कबीर के वो पद हमने भूमिका में लिखा कि साधो देखो जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। साधो ये मुर्दों का गांव, उन मुर्दों के गांव में कबीर आज जिंदा है ना, कि सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो जागने वालों का इतिहास में नाम दर्ज होता है। तो हम कोई महान काम नहीं कर रहे, हम केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और आप इस किताब को पढ़ेंगे और इस किताब को पढ़कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर सोचेंगे तो आप भी कोई महान काम नहीं करेंगे, बस आप जिंदा होंगे, इसका सबूत आपको मिल जाएगा। जी। 2013 में आपके जीवन में एक फेज आता है जहां पर कि जिसमें आपने इसमें जिक्र किया है कि हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे, और फिर आगे लिखते हैं कि इस दृश्य को देखना आपके अपने अकादमिक जीवन में सबसे शानदार एहसासों में से एक है। इसके बारे में कुछ असल में हमारी पीढ़ी के लोगों को रजत राजनीति से डर लगता है, और इसकी वजहें भी साफ हैं। जिस दौर में सबसे ज्यादा बलात्कारी, हत्या करने के आरोपी, तमाम तरह के लोग सदन में बैठे हों, आपके गांव का प्रधान का चुनाव कौन लड़ता है? अपने इलाके में आसपास देख लीजिए, प्रधान का चुनाव वो लड़ता है जिसके जेब में पैसा है, लड़कर जीतता भी है। लड़ते तो हो सकता है वो लोग भी थोड़े से ईमानदार लोग भी होंगे जो विधायक का चुनाव लड़ते होंगे, ग्राम प्रधान, पंचायत मुखिया का चुनाव लड़ते होंगे, शायद उनको कोई जान भी नहीं पाता होगा, लेकिन बहुत अच्छे लोग होंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास वोट खरीदने की ताकत नहीं है। इतना खराब राजनीति को बना दिया गया, और वही लोग आज के समय में कामयाब नेता हैं। इसके चलते होता यह है कि अधिकांश जनता या तो इतनी कमजोर होती है कि वो राजनीति को बहुत खराब समझकर उससे दूर रहती है, कि उसमें जाना ही नहीं है। हम चूंकि बहुत कमजोर हैं तो हमको वहां से डर लगेगा, चुनाव मत लड़ जाना, किसी आंदोलन में मत चले जाना, कहीं विरोध में सवाल मत पूछने लगना, जिस काम के लिए गए हो चुपचाप वो काम करना, पढ़ने गए हो चुपचाप पढ़ाई करो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी की तरह 6 डे वर्किंग करो, 7वें डे जो छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, अपना पियो खाओ ऐश करो, घूमो टहलो, एंजॉय करो। 1 BHK 2 BHK, 1 डॉगी, 1 फैमिली, 1 गाड़ी, 1 AC, इसमें दुनिया में रहो, परचेजिंग पावर में इतना रहो, रील्स देखो, एंजॉय करो। कामयाबी का मतलब ये दिखाया गया। तो वो तबका राजनीति से दूर है, इसलिए इसमें एक चैप्टर है आई हेट पॉलिटिक्स। उसको चाहिए सब जो पॉलिटिक्स के संघर्ष के बाद मिलता है, लेकिन उस संघर्ष में भागीदार नहीं होगा। तो 2 तरह के लोग हुए, एक वो जो इतने कमजोर हैं कि उस संघर्ष में भागीदार नहीं हो सकते, दूसरे वो हैं जिनको मतलब ही नहीं इस संघर्ष से। ये दोनों लोग अब इस देश के नौजवानों को, अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, इससे दूर रहो। और हम और आप जो बात कर रहे हैं ये भी एक पॉलिटिक्स है। एक विद्यार्थी जब फीस बढ़ा दी जाती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 400%, तो उसके लिए लड़ता है, तो वह भी एक राजनीति है। एक विद्यार्थी जब अपने घर में लड़ता है कि मुझे फीस चाहिए, मुझे पढ़ना, एक लड़की जब अपने करियर के लड़ती है, तो वो भी एक राजनीति है। इन सब चीजों को तो हमारे देश से खत्म किया जा रहा है। तो हम भी वैसे ही थे जिसको ये कहा गया था कि चुपचाप कलम और किताब पर ध्यान रखना, IAS बनने को या तो IAS बन जाना या प्रोफेसर बन जाना, किसी चीज से तो कोई मतलब नहीं। तुम ही भगत सिंह के औलाद बने हो, भगत सिंह पैदा हो, पढ़ो, करने। इससे
भरने में, इससे खत्म करने में, अपने अपने भीतर के इस डर को, इस ट्रेनिंग को खत्म करने में इन्हीं विश्वविद्यालयों ने, हमारे दोस्तों ने बड़ी भूमिका निभाई। और धीरे धीरे भीतर का वो डर टूटा। तब हम इस बात को समझे कि जब सब कुछ राजनीति से ही तय होता है तो क्यों नहीं राजनीति के शिकार होने से अच्छा है राजनीति में भाग लीजिए। तो जो हम बोल रहे हैं ना, ये बोलना भी एक राजनीति, केवल चुनाव लड़ना राजनीति नहीं होती। ये हम बोल रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम सवाल कर रहे हैं, यह भी राजनीति है। और हमने तब इस राजनीति को चुना। वही वो दौर था रजत, जब हम उस चीज को डी लर्न कर रहे थे, अपॉलिटिकल होने को, और लर्न कर रहे थे पॉलिटिक्स को, जिससे हम बनते हैं। इसलिए हम उसे बनाने के लिए इस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब कोई भी माँ बाप या कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है और आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, तब वो खुद अपने बच्चों के साथ पॉलिटिक्स कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जेंडर डिस्कोर्स का एक स्लोगन है, नथिंग इज पर्सनल, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। एग्जैक्टली। तो हम जब बैठे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं, जब हम सोच रहे हैं, तो ये हर चीज पॉलिटिकल, कुछ भी पर्सनल नहीं है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। हम जो बात कर रहे हैं ये भी पॉलिटिक्स है जी। एग्जैक्टली। इसमें आपने जिक्र किया है कि एडहॉक का जो एक प्रोफेसर होता है, वो कुछ सालों बाद परमानेंट हो जाता है ना, और उस परमानेंट होने की कीमत तय की जाती है। उसके बारे में, उसके इर्द गिर्द, और फिर हम देखते हैं कि आज के समय में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, है ना, टीचर्स को कैसे हायर किया जा रहा है, साथ में हम देखते हैं कि बैकडोर एंट्री कैसे दी जा रही है शिक्षण संस्थानों में। इसके ऊपर अपने विचार जैसे आपने रखे हैं काफी हद तक, मैं चाहूंगा कि आप चर्चा करें उनके सामने भी। अभी ज्वलंत मुद्दा है। मैंने क्या कहा कि कलम और किताब बर्बाद हो रही है, इसकी चिंता इस देश को नहीं है। किसानों को फसल नस्ल बेची जा रही थी, जो लड़ सकते थे वो लड़ने आ गए, एक बार लड़े फिर लड़ रहे हैं। इस देश में शिक्षा बर्बाद हो रही है, हम नहीं लड़ने आए। शिक्षा बेची जा रही है, फीस महंगी की जा रही है, फेलोशिप बंद की जा रही है, महीनों महीनों इस देश में फेलोशिप नहीं मिलती। 12 लाख करोड़ रुपया इस देश का उद्योगपतियों का माफ किया जाता है, विद्यार्थियों की फेलोशिप बंद की जा रही है। आप यूपी बिहार में जाकर देखिए, एससी एसटी ओबीसी बच्चों को फेलोशिप नहीं मिलती, बंद कर दिया फेलोशिप। पीएचडी की सीटें घटा दी, फीस कई गुना महंगी कर दी। हम कब बोले? क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में आज 45 साल में देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 60,000 भर्ती की सीटें है ना पुलिस की, यूपी में 60 लाख विद्यार्थी आए हैं, और ये सरकारें पेपर तक ढंग से नहीं करा पाती, पेपर लीक करा रही है, जानबूझ के कराती। इनकी सेटिंग होती है इन कॉलेजेस में, लाखों रुपए लेते हैं विद्यार्थियों को, सब पता होता है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, सबका रेट फिक्स है। और जिसके जाति देख लेते हैं और पैसा देख लेते हैं, सबका पेपर सेट। किस स्कूल में लीक होगा, कौन लीक करेगा, कौन साल भर बैठेगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस घूम आइए, बच्चा भी बता देगा क्या क्या सेटिंग हो रही है। और आप नौजवानों का करियर चौपट कर रहे हैं। मेरी बहन पढ़ा करती थी इलाहाबाद में, एक बार उसने एक बात कही कि भैया बहुत लोग पैसा देकर के नौकरी ले लिए, हम पैसा देकर नहीं लेना चाहते, वरना अब तक की पढ़ाई का मतलब क्या हुआ। हमने घंटों घंटों कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई की इस दिन के लिए कि हम लाखों रुपया देकर के नौकरी खरीदेंगे। आज क्या उत्तर प्रदेश बिहार में लोगों को नहीं पता कि नौकरियां बेची जा रही हैं और पेपर लीक आप कर रहे हैं। उस बच्चे से पूछिए जिसको नौकरी नहीं मिली, वो अपने घर फोन करके नहीं बता पाएंगे कि हमें इसलिए नौकरी नहीं मिली क्योंकि सिस्टम करप्ट है, वो पेपर लीक करा दे रहा है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। किसको सजा मिलेगी पेपर लीक की पता है? 2-3 कर्मचारियों को, किसी स्कूल के छोटे कर्मचारी को, किसी 2-4 आदमी को विलेन बनाकर पेपर करा दिया जाएगा। पेपर लीक हो गया, इसमें जिसके पास पेपर है वो देखिएगा सिलेक्शन ले लेगा। और जो विद्यार्थी मेहनत किया होगा, मैं इलाहाबाद रहा हूं, मैं जानता हूं कि इलाहाबाद में, और इस किताब में आप पढ़ेंगे तो वो दर्द दिखेगा दोस्त। 10 बाई 10 का कमरा भी मैं बड़ा कह रहा हूं। हम एक बार इलाहाबाद में बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने गए थे, और हम गांव इलाहाबाद के मोहल्ले में घूम रहे थे। छोटा बघाड़ा, चांदपुर सलोरी में ऐसे ऐसे कमरे हैं ना,
टॉयलेट बाथरूम भी उससे ज्यादा साफ होते होंगे। उसमें एक विद्यार्थी भारत का भविष्य इसलिए पढ़ रहा होता है कि अगर मैं इतना मेहनत कर लूं कि पेपर क्वालिफाई कर जाऊं, तो इस अपने बच्चों को अपने अच्छी पढ़ाई दे दूंगा, माँ बाप का इलाज करा दूंगा, कच्चे घर को पक्का बना लूंगा, अपना भविष्य बना लूंगा। हमने देखे हैं लोग दाल चावल चोखा खा करके हमने बिताया है वो जीवन, दूसरे को क्या कहें। और साहब, गाजर मूली से ज्यादा उनकी औकात नहीं बची है। वो उस इलाहाबाद से कब कमरा छोड़कर उस बनारस से, उस लखनऊ से, कानपुर से, कोटा से, दिल्ली से लौट कर किसी मिल में मजदूर बन गए, किसी खेत में किसान बन गए, कहीं प्राइवेट जॉब करने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। ये किताब उनका दर्द भी कहती है। और उनके घर वाले ताना मारते हैं कि तुम्हारे में कोई कमी रही होगी इसलिए तुम नौकरी नहीं पाए। इतना बड़ा खिलवाड़ इस देश के बच्चों के साथ हो रहा है। और यही रजत आपके सवाल में यह है। इसमें एक चैप्टर है, गुरु बनने की दक्षिणा लोग नहीं कहेंगे। 25 लाख से लेकर 50 लाख, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कर रहे हैं उन सबको पता है। 50 लाख देकर नौकरी लेने के लिए हमने इतनी डिग्री, हम यूनिवर्सिटी टॉपर बने। ये अगर इस देश 50 लाख रुपए में हम बिजनेस कर लेंगे। एग्जैक्टली ये अगर इस देश के लोगों को सवाल नहीं बन पाया, यही लोग जब वोट देने अभी जाएंगे ना, तो देखिएगा कोई धर्म में दे देगा वोट, कोई अपनी जाति का नेता देखकर वोट दे देगा। इनमें से किसको नौकरी पर चिंता है? और सरकारें ये बात जानती है, इसलिए आपका इस्तेमाल कर रही है। पेपर आउट कराना होगा, देखिएगा पेपर आउट भी होगा, पेपर क्लियर भी हो जाएगा, नौकरी जिसको देनी होगी दे देंगे। आप रोइए बैठ करके। ये चीजें हैं जी। ये तो एक बड़ा एक टॉपिक है कि पेपर लीक हो रहा है, लेकिन हम इसके एक लेयर नीचे जाते हैं तो ये लोग जो पेपर जो लीक करा रहे हैं या जो नौकरी पैसा देकर ले रहे हैं, इनमें जाति का एक बड़ा फैक्टर होता है। तो उसमें आप तो क्योंकि उस सिस्टम के भीतर रहे हैं, है ना, और आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया हो कि एक सर्टेन कास्ट के व्यक्ति वो पैसा दे रहे हैं, वो पेपर लीक करा रहे हैं, वो लोग सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, उनको हर्जाना नहीं भरना पड़ रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जो हाशिए पे खड़ा है, वो तबका जो हाशिए पे खड़ा है, उसको लगातार उनके कर्मों की कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारे छोटे वाले चाचा थे, उनके साथ वाले सब जाते थे गन्ना चुराने, रोज जाते थे। ताकतवर थे, उनको चुराने का हुनर आता था। किधर से भागना है, किधर से लेके किधर निकलना है, चुपचाप चले जाते थे। इनको आके किस्सा सुनाते थे, तू क्या गन्ना चूसेगा, चलना हो तो चल चोरी करने हमारे साथ। बेचारे एक दिन साहस करके गए, और उस दिन न उनको भागने का पता था, न छिपने का पता था, पकड़ाए और वही बल भर मराए। इस देश में चोरी करना, भ्रष्टाचार, इस देश के वंचित शोषित लोग, अभी बड़ा समय लगेगा। कोई टोटी चोर हो जा रहा है, कोई चारा चोर हो जा रहा है, और इस देश को लूट लेने वाले आज तक सिपह सालार बनकर, राजा बनकर खड़े हैं। साहब, पहचानो, आप अपने आसपास पहचानो। इसलिए होता ये है कि पहली पीढ़ी के लोगों को पता ही नहीं कि करप्शन कौन कर रहा है, कि कैसे होगा। थोड़ा बहुत अपवाद है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि दलित पिछड़े आदिवासी पैसा दे करके नहीं हो रहे, खूब हो रहे हैं, लेकिन कम है। पकड़ा उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है। नाम मात्र अपवाद है, एक्सेप्शन, वो अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। और कई बार तो वो पकड़ा जा रहे हैं, बेचारे जेल चले जा रहे हैं। और जो सब लोग क्योंकि वो उनकी बिना गलती के जब उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, तो अगर वो गलती करेंगे तो उनके साथ क्या होगा? चाचा वाली सजा हुई, गन्ना चूस न पाए, जिस दिन गए पहला गन्ना चुराए पकड़ाए। भाई यही हो रहा है इस देश के लोगों को। और टैलेंट का कोई कदर नहीं। ये विश्वविद्यालय मंडल विरोधी आंदोलनों के गढ़ थे, और कहते थे कि बिना मेरिट के अगर विद्यार्थी आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, तो ये विश्वविद्यालय बर्बाद हो जाएंगे, मेरिट का हत्या हो जाएगी। 25 लाख 50 लाख दे करके कौन सी मेरिट की अन्य? मेरा एपीआई 100 में 96, और मुझे निकाल दिया टॉपर ऑफ द बैच। 8 आर्टिकल पब्लिश, 2 किताबें हो गई, और जिसको लिया 52 नंबर एपीआई। विद्यार्थी शिकायत करते, भैया इनको पढ़ाने नहीं आता। किसकी मेरिट की बात करते थे ये ऐसे लोग। बस अफसोस रजत ये है कि हमारे समाज के लोग इस चीज को नहीं समझ रहे। हमारे समाज के लोग आज भी सोचते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं वही सच बोलते हैं, हमारे लोग तो बुरे बोलते हैं। लक्ष्मण यादव नेता बनना है इसलिए ये सब बोल रहा है।
अरे मत बोलो। देखो मुझे और नेता बनना होगा, बन अगर जाऊंगा। अगर नेता बनना भी है तो कौन सा हम चोरी कर रहे हैं? ना ना, ये हम बोल रहे हैं हमें हमारे तो नेता लोग बनना हमारे लोग यही समझते हैं, है। हाँ। अकेला हीरो कैसे बन रहा है। अरे ये अकेला थोड़े इसकी टांग निकाला गया। खींचो। हाँ, इसकी टांग खींचो, और हम अपने लोगों से लड़ नहीं सकते पब्लिकली। मान लीजिए रजत मौर्य गलत करेंगे तो मैं लक्ष्मण यादव बोलूंगा, तो हम आपके खिलाफ बोले, आप हमारे खिलाफ बोले, तो दोनों तो एक ही भाई हो गए, भाई भाई के खिलाफ लड़ रहा। और हम्म तीसरा, एक दो बिल्लियां लड़ रही थी रोटी के लिए, तो बंदर बीच में आया। बंदर ने कहा हम्म रुको, मैं न्याय करूंगा। तराजू हम्म लेकर आया था बंदर, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और एक पे रोटी रखा, इधर ज्यादा हुई तो इधर से खा लिया, इधर। दोनों बिल्ली चुपचाप देख रही थी। आखिरी में दोनों तरफ की बिल्ली खा गया, दोनों को भूखा रखा और कहा कि देखो मेरा न्याय, जितनी भूखी तुम हो उतनी भूखी वो है। हमारे लोग इसी में खुश है, बंदर रोटी खा जाए हम्म, कोई दिक्कत नहीं। हमारे वाले में से बीच से कोई आगे कैसे बढ़ गया, कोई हाँ। लक्ष्मण यादव किताब कैसे लिख दिया, कोई लक्ष्मण यादव विरोध में बोल कैसे ले रहा है। अरे भाई आप भी बोलो। आज के देश में लाखों लक्ष्मण यादव और उनसे बेहतर लोगों की जरूरत है, लाखों रजत एग्जैक्टली। की जरूरत है, लाखों हमारे तमाम दोस्त हैं जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी जरूरत है। और हम थोड़े से हम्म लोग हैं। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। आपस में नहीं लड़ना है भाई, हमें उधर हम्म करना है इसलिए। लेकिन लोग, हमारे लोग समझते ही नहीं, तो ये बात है। अभी अभी वो इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ अपने बहुसंख्यक समाज में कि आपका जो वैचारिक दुश्मन है उसको पहचाना कैसे जाए। इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा। मुझे, हमें उम्मीद है कि लोग धीरे धीरे समझेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरा समाज बिल्कुल नहीं समझ रहा है, लेकिन अभी जिस मात्रा में समझना चाहिए उस मात्रा में उनकी नहीं समझ संख्या रहा है, बहुत कम है ना सर? बहुत कम है। और वो जो हाँ, बहुत कम समझदारी है है। वो भी एक लेवल तक ही जाती है, हाँ। आखिरी तक जाते जाते निर्णायक क्षणों पर वो जो है गड़बड़ हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, इस किताब को आपने बताया कि ये कुछ नोट्स आपने लिखे थे, और उस नोट के बाद ये एक किताब जो है अपने मूर्त पूर्ण उसमें स्वरूप में आती है। तो कभी आपने सोचा था कि कभी आगे जाके आप किताब लिखोगे? नहीं, मेरे मन में था नहीं। मतलब इस किताब की भूमिका या इस किताब के बारे में जो भी मैं कहूँ, मेरे मन में ये था रजत कि मैं साहित्य का विद्यार्थी था। मुझे पता है कि लिखना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर अंबेडकर अगर इतनी किताबें न लिख गए होते, बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक न होते, कबीर की बातें हमारे बीच में न होती, रविदास न होते, तो जालिम लोग उन्हें कब का मिटा गए होते। भगत सिंह की किताबें, गुलामगिरी, ये काम जो हमारे बीच में थे, इसकी वजह से हमारे लोग नहीं लिख पाते, हमारे लोग नहीं पढ़ पाते। हमने ये सोचा कि लिखना पढ़ना, अगर सोचिए ना कितना कुर्बान करके हमारे हाथ में कलम और किताब पहुंची। अगर हम लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीन काम अगर हम जैसे लोग नहीं करेंगे, तो हमारे ही समय का, हमारी उम्र का व्यक्ति कोई खेत में काम कर रहा है, कोई मिल में मजदूरी कर रहा है, कोई रेहड़ी पटरी पर काम कर रहा है, कोई बिजनेस व्यापार में लगा हुआ है, उसके हाथ में तो कलम किताब नहीं पहुंची। और उससे हमें ये शिकायत कर रहे हैं कि वो समझता नहीं। अरे जो समझना था जैसे, वो कितना समझा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये बात कहनी जरूरी होती है, ये बात लिखनी जरूरी होती है। मन के कोने में था कि इसे लिखेंगे जरूर, क्योंकि ये हमारे बनने की कहानी थी। ये हमारे शजर, हमारा एक घोंसला, एक चिड़िया जब घोंसला बनाती है ना, तो एक एक तिनके से उसे बेपनाह मोहब्बत होती है। और जब उस घोंसले को आग लगाई जाती है, छीना जाता है, तो दर्द भी उतना ही होता है। तो वो जो बनने और बिगड़ने की कहानी है, वो मेरे दिल में थी। फिर जब ये मौका आया तो मुझे लगा कि इस बात को कहना बहुत जरूरी है। कहा तो अपने लिए है, लेकिन जब जब लोग, और मैं चाहता हूं कि जिस दिन इस किताब की 1,00,000 प्रतियां बिकेंगे ना, तब मैं समझूंगा कि मेरा लिखना सार्थक है। केवल इसलिए नहीं कि मेरी लिखी हुई किताब ज्यादा बिक जाए, केवल इसलिए कि 1,00,000 लोग अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो ये बात 10,00,000 लोगों तक जाएगी। और शायद कलम और किताब बचाने की जो मेरी कोशिश है, वो बचाने की चेतना जाएगी। उस चेतना के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जहां जहां आप जा सकते हैं, 200 रुपए में मिलेगी। बात 200 रुपए की नहीं है, बात यह है कि किसी के हाथ में ये किताब होगी तो वो कहेगा कि एक प्रोफेसर अपनी डायरी में क्या लिख कर चला गया। वो प्रोफेसर जिसकी नौकरी छीन ली, उसकी क्लासरूम छीना गया, उसकी प्रोफेसर की नौकरी छीन ली, वो जनता का प्रोफेसर बन गया। इसकी भूमिका मैंने लिखा है। मैं इसलिए इसका नाम, प्रोटेस्ट के तहत मैंने इस किताब का नाम जनता का प्रोफेसर होने के नाते, और मैं कोई प्रोफेसर होने का दावा नहीं कर रहा हूं रजत,
मैं अभी भी एक विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी बना रहना चाहूंगा। मैं जीवन के आखिरी लम्हे तक सीखना चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रोफेसर होने के पहले एक विद्यार्थी हूं और मैं जानता हूं कि विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन ये एक प्रोटेस्ट है कि मेरे लोग ये जाने कि तुम्हारा प्रोफेसर तुमसे बहुत कुछ कहना चाह रहा था, तुम नहीं सुन पाए, तुम नहीं पढ़ पाए। इसलिए जिस दिन इसकी 1 लाख प्रतियां बिकेंगी, मुझे चाहने वाले लोग लाखों में हैं, 1 लाख नहीं होगी। अगर होगी तब मुझे लगेगा कि मेरा समाज कलम और किताब को लेकर चिंतित है, जागरूक है, तब मुझे खुशी होगी कि आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। जी सर, एक तो सवाल हम लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं और दूसरे दृष्टिकोण से बात करना चाहूंगा। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि 1 लाख लोग अगर इसको खरीदेंगे तो आपको लगेगा, और ये बात मैं आपकी इस बात से सहमत भी हूं। लेकिन हम देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, है ना, और साहित्य में उनका नाम है, और उनकी जो जीवनी है झूठन, वो कई भागों में और कई भाषाओं में छपी, कई सारे लोगों ने पढ़ा। लेकिन मैं जिस नजर से देखता हूं समाज को, उस नजर से मुझे ऐसा लगता है कि उस जीवनी का, उस कहानी का जितना असर होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। नहीं, मैं रजत इससे सहमत नहीं हूं। मतलब आधी आपकी बात आधी सच्चाई है, वही एक गिलास आधा भरा आधा खाली। आप ये कह रहे हैं कि आधा खाली, मैं कहूंगा नहीं, आधा भरा भी है। अब ये आधा है कि चौथाई है, ये अलग डिबेट हो सकती है। जो स्थिति हमारे समाज की अभी है, इससे तो ये कई बार लगता है देख करके कि 10% ही भरा है, अभी 90% खाली है। वरना ये बुरा हाल तो नहीं होता। लोग अपना दुश्मन पहचान पाए। सोचिए ना, गाय के बछड़े को छोड़ दीजिए, गोबर रहेगा और हलवा रहेगा, गाय का बछड़ा गोबर नहीं खाएगा। गौमूत्र वहीं गिरता है, गाय का बछड़ा गौमूत्र नहीं पीता, गाय का दूध पीता है। हमारे समाज में अभी तक यही पहचान नहीं हो पाई। पत्थर में प्राण सब कुछ है। तो ये ये जो चिंता है ना, ये पूरे समाज की चिंता है। तो अभी मनुष्य होने की बुनियादी जगह तक हमारा पूरा समाज ही नहीं पहुंच पाया, नंबर 1 बात। इसलिए हमारा बहुजन समाज भी अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां उसे पहुंचना चाहिए। एक तो ये पहलू हो गया। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जैसे धीरे धीरे वो एक एक सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है, भले उनका नंबर बहुत कम हो, भले ही वो बहुत थोड़े से हो, लेकिन उन थोड़े से समझदार और जागरूक लोगों के होने में, एक लक्ष्मण यादव बनने में जूठन की बहुत बड़ी भूमिका है, मुर्दहिया की बहुत बड़ी भूमिका है, कबीर की मुनावली की बहुत बड़ी भूमिका है, एनिमेशन ऑफ कास्ट, गुलामगिरी मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर ये न होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते। हमने जूठन पढ़ते हुए, रोते हुए उन पन्नों को गीला किया है। जब हम जूठन पढ़ते थे, जब हम मुर्दहिया पढ़ रहे थे, दऊ दऊ घाम करा सुगवा सलाम करा तो हरे बचौवन के जड़वत हो, हमने आंसू अपने आप बहते उन किताब के पन्नों पर महसूस किए हैं। हमने देखा कि प्रोफेसर तुलसीराम ये तो मेरा कहना ये है रजत की आपकी चिंता जायज है कि इसका असर उतना नहीं पड़ा जितना इस समाज को पड़ जाना चाहिए था। लेकिन थोड़ा भी जहां से उम्मीद है ना रजत, वो इसी रास्ते है। वो अगर ये समाज बदलेगा तो इन्हीं किताबों के रास्ते, इन्हीं कलमों के रास्ते, इन्हीं आइकॉन के रास्ते बदलेगा। रास्ता यही से है। भले अभी इसे राजमार्ग हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये चक्रोट बचा हुआ है। जी क्योंकि अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता था, आपकी कांचाला सर से बात हुई थी आपकी? हाँ, मतलब उन्होंने तो लिख के भेजा। मैं जानना चाहूँ कि उनका रिस्पांस क्या था? पहला रिस्पांस ये था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम किताब लिख रहे हो, मैं विधिवत इसके बारे में तुम्हें टिप्पणी देता। लेकिन जाओ, बुलंदी के साथ रहो। वी आर शूद्रास, वी आर फाइटर ऑफ दिस नेशन। एकदम मतलब वो जो उत्साह था, एक दिन उन्होंने लगाया, मैंने उनको रॉ भेजा, रात तक उनकी टिप्पणी आ गई और उन्होंने कहा कि अभी तो जल्दी में भेज रहा हूँ, विधिवत लिखूंगा। इसलिए कांचा, और वो लोग हैं जिनसे हम पढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे पिताजी ने हमें जो किताबें गिफ्ट की, उनमें से एक किताब थी व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू। अब आप सोचिए, का मतलब ये है मेरे लिए। तो ये कांचाला सर से मैं तकरीबन 6-7 बार मेरी बात हुई है उनसे, और मैं जब भी बात हुई है मेरी, या मैं उनके लिटरेचर को जब पढ़ता हूं, तो वो एक कसक है उनके भीतर कि ओबीसी जो समाज है वो बहुत ज्यादा किताब प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या बहुत
उसमें वो बहुत जोर देते हैं कि समाज को बाहर निकल के आना चाहिए, इनका खुद का लिटरेचर प्रोड्यूस करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है ये? वो कसक मुझे हमेशा दिखाई दी। मैं तो ये बात अभी भी कह रहा हूँ। इस अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम 3 से 4 हजार प्रोफेसर हैं, करते क्या है ये? अरे हाँ। से लिख लो, पढ़ लो, विद्रोह नहीं कर सकते, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, गुलाम बन गए और रीढ़ बन गए। एक प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, उनकी आत्मकथा का विमोचन था। एक बीजेपी का सांसद बैठा हुआ था, एक बीजेपी का फटका पहने हुए बैठा था, और दलित समाज से आती थी। अब क्या करूं मैं? अब मैं और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारे ओबीसी हैं, ओबीसी शाखा पे नमस्ते सदा वत्सले त्वया मात्य भूमि कर रहे हैं, कुछ नहीं देगा वो। उसे रामनाथ कोविंद दे, और इस तरह के रामदास अठावले, उसे रामविलास पासवान, उसे ऐसे लोग चाहिए, उसे भूपेंद्र यादव चाहिए। कभी भी आपने उनको रीढ़ विहीन इंसान चाहिए, मतलब एकदम रबर स्टम्प चाहिए। इसलिए मुझे भी अपने समाज से शिकायत है। मैंने ये बात क्यों आपकी बातचीत में की है? मैं कह रहा हूं कि आप यूट्यूब पर इसे डालिएगा, हम भी डालेंगे, और मैं भी जरा देखना चाहता हूं 1 लाख लोग क्या इसी किताब खरीदने वाले हैं कि नहीं देश। ये मेरा इम्तिहान है, ये मेरा प्रैक्टिकल, ये मैं एक लिटमस टेस्ट अपने समाज का करना चाह रहा हूं। जिस समाज के लिए आपने करियर दांव पर लगा दिया, जिस समाज के लिए आप सब कुछ जान जोखिम में लेकर, वो सच बोल रहा हूं जिसे इस मुल्क के अखबार नहीं लिख सकते। इन लोगों को अभी पता नहीं है कि जो व्यक्ति बोलता है वो कितना दाव पर, सब कुछ दाव पर लगाकर बोलता है। रास्ते पर चलते समय लोग पहचान लेते हैं, डर लगता है कि उसमें से एक कोई आ गया और उसने हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। और मेरा समाज अभी ये भी नहीं समझता। तो कम से कम मेरी लिखी किताब तो पढ़ ले भाई, मेरी बातों को सुन लो। आप रजत का और तमाम ऐसे लोगों का यूट्यूब चैनल है, उसे तो मजबूत कर लो जो आपके हिस्से की बात कर रहे हैं। तो कांचेलिया की शिकायत से मैं सहमत हूं। हमारा समाज दक्षिणा दे देगा, चंदा दे देगा, उसका किताब नहीं खरीदेगा। उसकी किताब का मैं ये एक किताब, हर इलाके हर गांव में ऐसे लोग हैं जो 10 किताब से लेकर 100 किताब तक अपने से खरीद कर लोगों में मुफ्त में बंटवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बंटवाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे भाई, आपको मोक्ष मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। मैं कह के गीता बंटवाएंगे, गीता, वही मैं कह रहा हूं, बंटवाएंगे वो लोग। किताब को बंटवाओ भाई, आप अपने जेब के खर्चे से अगर किताब बंटवाओ, किताब जाएगी, कलम जाएगी, तो चेतना और इंसानियत को बचाएगी। जी अच्छा, ये किताब छपवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई? क्योंकि ये ऐसे ज्वलंत सवाल, असली सवाल पर आ गए। आप जैसा इंटरव्यूअर हो तो दिन भर बतियाते रहे। मैं कह रहा हूँ अब तक इस किताब का सबसे शानदार इंटरव्यू आपने किया है, क्योंकि आप एक तो किताब को पढ़े हुए थे, आप महसूस किए हुए थे। पढ़ना एक बात है, उसे महसूस करना एक बात है। तो उसको आपने किया, और इसलिए आपके सवाल वो बिल्कुल वो सवाल है। सबसे बड़े बड़े प्रकाशकों के पास किताब गई, हाथ जोड़ लिया कि साहब नहीं, कुछ और छपवा लीजिएगा, ये किताब नहीं छापेंगे, आपको नहीं छापेंगे। अब आप समझ जाइए, बहुत बड़े बड़े हिंदी के। एक हमारा प्रकाशन जो अनबाउंड का है, उसने युवान नाम से इसको छापा, अनबाउंड का प्रकाशन, और उसने हिम्मत दिखाई कि सर, फहमीदा रियाज की कविता उसने पढ़ी थी, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, जो इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है, यह वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो वो जो हमारा संपादक एक दोस्त है आशीष, उसने इस किताब को संपादित किया और अनबाउंड के प्रकाशक ने इसको प्रकाशित किया, और ये हिम्मत दिखाई कि ये किताब को हम छापेंगे। तो बहुत सारी बाधाएं आई, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता क्योंकि वो तो उस इतिहास से वंचित रह गए। अब उनके डिस्ट्रीब्यूटर आके कहते हैं कि भैया ऐसी किताब प्रोफेसर की डायरी हमारे यहाँ से क्यों नहीं छपी, जो 15 दिन हो गया अमेज़न की टॉप रैंकिंग में बेस्ट सेलर है, टॉप बेस्ट सेलर, इंडियन रैंकिंग में आज भी 1 नंबर पर है, और टॉप रैंकिंग में टॉप 5 पर वर्ल्ड वाइड है। तो नहीं छाप पाए तो आपकी किस्मत, लेकिन ये किताब तो आगे लोगों के हाथ में। ठीक, अब इसका मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा इस पूरे हमारा जितना हमने बात की, और उसको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये जो किताब है भले ही एक प्रोफेसर की डायरी है जिसमें शिक्षा जगत की बात की गई है, शिक्षा संस्थानों की बात की गई है, उस व्यक्ति विशेष आपका संघर्ष की बात की गई है, लेकिन ये जो संघर्ष है, ये विमर्श जो है पूरा हम देखते हैं वर्ण से शुरू होता है, जाति से शुरू होता है, धर्म से शुरू होता है, विचारधारा से शुरू होता है,
और क्योंकि ये आपको जो निकाला जाना है वो सिर्फ इसलिए नहीं निकाला गया कि आप एक प्रोफेसर हैं, आपको इसलिए निकाला गया क्योंकि आप एक विचारधारा विशेष के खिलाफ बात कर रहे हैं और एक विचारधारा विशेष के समर्थन में बात कर रहे हैं। और उस विचारधारा विशेष के विरोध में हमारे कई सारे लोगों ने काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल से ऑफेंड नहीं होंगे, लेकिन हम इतने सारे जो हमारे महापुरुष रहे, मैं ललई सिंह यादव की बात करूं तो उन्होंने उस विशेष विचारधारा के विरोध में काम किया और अंत में वो बुद्ध के धम्म की ओर जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें रास्ता प्रशस्त किया। आपका कोई ऐसा कोई प्लान है कि आने वाले समय में आप बुद्ध धम्म की ओर रुख करेंगे? मैं आपके इस वाले पक्ष पर बाद में आता हूं। पहले ये कह रहा हूं कि निकाला गया तो जाति देख कर नहीं निकाला गया, विचार देख कर निकाला गया। विचार देख, हाँ, क्योंकि मेरी जगह ओबीसी की पोस्ट पर ओबीसी हो ही रखा गया। जितने पोस्ट 4000 प्रोफेसर परमानेंट किए गए डीयू में, तो उस 4000 में लगभग 2000 SC ST ओबीसी ही है। सब परमानेंट हुए, थोक के भाव हुए हैं, शाखा में जाके हुए या दक्षिणा देकर हुए, अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो ऐसा ये तो सर आपको और हमको दोनों को ये चीज पता है कैसे सारे सिस्टम वर्क कर रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हक नहीं मिला, हक मिला है। अब समाज को देखना है कि हक किसे मिला। आपकी जाति वाले को भी नौकरी मिली है, आपके समाज के व्यक्ति को भी रिजर्वेशन मिला है, क्योंकि संविधान भी बचा है ना, तो वो है। लेकिन वो आदमी उन्हें नहीं चाहिए जो मुंह में जबान रखता हो, जो सर रखते हैं, सर के भीतर मगज रखते हैं। आजकल वो बड़ी मुश्किल में है। बोलता हुआ, सवाल करता हुआ और अपने विचारधारा पर अडिग व्यक्ति उन्हें नहीं चाहिए। लिजा गिलगिजा रीढ़ विहीन पानी बन गया हो, जो जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार ले ले। अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव मम देवम देव देव। ये जो करे वो चाहिए, और वो SC ST OBC सब कर रहे हैं। एक तो ये स्पष्ट होना चाहिए। तो ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है, उसकी कुर्बानी लक्ष्मण यादव को निभानी पड़ी है। और रही बात दूसरी की बुद्धिज्म की बात, तो मैं तथागत बुद्ध और उनके विचारों को मैं आज इस तरह से मानता हूं कि मैं अपने आप में एक बुद्धिस्ट हूं, क्योंकि मैं बुद्ध को एक विचार मानता हूं। मेरे लिए बुद्ध एक विचार, एक दर्शन का नाम है। मेरे लिए बुद्ध एक इमोशन का नाम है। मेरे लिए बुद्ध एक रोशनी का नाम है, जो ज्ञान की, प्रज्ञाशील, करुणा की रोशनी दिखाती। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछूं, आदरणीय बहन जी ने बुद्धिज्म अपनाया है? नहीं, मैं ऐसे तमाम लोगों से ये सवाल नहीं क्यों छोड़ क्यों देते हैं सर? नहीं, मैं ऐसे सवालों को बिल्कुल नहीं। मैं कांशीराम बुद्धिज्म अपनाए थे, ये पॉलिटिकल सवाल है। लोग क्यों पूछते हैं ये बात? बुद्धिज्म अपनाना भाई इस तरह तो ये होगा कि आप अम्बेडकर क्यों नहीं बन जाते? आपने अपनी जब तक इतनी किताब न लिखो, जब तक कैम्ब्रिज नहीं जाओ। मेरा कहना रजत ये है कि सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं एग्री कर रहा हूँ सर आपकी बात से। मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन शायद उसका मैं आपकी बात का शायद जवाब दे दूं। जैसे जंगे आजादी बहुत लोग लड़ रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भगत सिंह की तरह तू फांसी पर नहीं चढ़ा तो तू सच्चा देशभक्त नहीं है। वो तो आज के लोग काम कर रहे हैं। एक तो ये बात, बुद्धिज्म मेरे लिए एक विचार का नाम है। मेरे अंदर साहस, क्योंकि वो जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो ईमानदारी की अपेक्षा रखती हैं। 22 प्रतिज्ञा दोहरा दो कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ये तो एक बात है, आसान बात है। नास्तिक जो होगा तो आसान उनके लिए मैं कह रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। ये केवल वस्तुओं की बात नहीं है, ये इतनी बड़ी तपस्या की बात है कि जब मैं ग्रहण करूं तो मैं उसे निभाऊं। मैं इन 22 प्रतिज्ञाओं को किसी जगह पर स्लोगन रेज या नारा बनाने की पैरोकारी नहीं करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसे जो निभा न सके वो उससे थोड़ी देर दूर रहे, अपने को तैयार करे, उसके काबिल बनाए। जब उसे महसूस हो कि ये काम करना हो, उसे वो काम करना चाहिए। मेरा मानना ये है रजत। मेरा ये सवाल जो पूछने का कारण था, क्योंकि हमारा जो पूरा संघर्ष है वो एक विचारधारा विशेष के खिलाफ है ना? और उस विचारधारा विशेष में रहकर ही अगर हम उसके खिलाफ काम करते हैं
तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, कि हम बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, और मैं जो आपने कहा, एक मिनट दीजिएगा। और आपने जो कहा कि आप, क्योंकि ये सबको पता है कि आप जो हैं वो किसी कर्मकांड को नहीं मानते हैं, आप बुद्धा की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, बुद्धा के दिए हुए जो उनकी फिलॉसफी है उसको मानकर आगे चल रहे हैं। लेकिन हम लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र में आंकड़ों पर बात होती है, और आंकड़े तब होंगे जब डॉक्यूमेंट्स पे आप होंगे। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आप जब तक डॉक्यूमेंट्स और बुद्धिस्ट नहीं है, तो हम बुद्धिज्म की, जैसे आज देखिए कि इतनी सारी चीजें खराब हो रही हैं, तबाह हो रही हैं, और हम उनके लिए सिर्फ बात कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आंकड़े नहीं है। ये कंसर्न था मेरा, इसलिए मैंने आपसे कहा। हाँ। जैसे बुद्धिज्म स्वीकार करने वाली एक अलग बहस है, मैं चाहूंगा कि कभी हम लोग उस पर अलग से पूरा 1 घंटा बात करें, क्योंकि फिर वहां बात बिखर जाएगी। फिलहाल मेरा कहना ये है, एक पक्ष में केवल इसका रख रहा हूं कि जिनका हम नाम लेते हैं, जैसे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, इन सारे नामों में मान्यवर कांशी राम तक, खुद मान्यवर कांशी राम तक, ये लोग बुद्ध धर्म नहीं स्वीकार किए थे, लेकिन किसी की भी, मतलब किसी की भी स्थिति या किसी की लड़ाई संघर्ष किसी से कमतर नहीं है, सब अपनी जगह शानदार है। लड़ाई के कई रूप हो सकते हैं। कबीर बुद्धिस्ट नहीं थे इसलिए कबीर कहीं से कमतर हो जाएं। कांशी राम ने बुद्धिज्म स्वीकार नहीं किया, जबकि वो बोले थे कि 1 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करूंगा। बहन जी ने कई बार बोला है कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करूंगी, नहीं स्वीकार किया आज तक। इसकी वजह से मैं मान्यवर कांशी राम या बहन जी को कमतर कहूं, ये उचित नहीं होगा। ज्योतिबा फूले बुद्धिस्ट नहीं थे, पेरियार बुद्धिस्ट नहीं थे, मैं उनको इस वजह से कमतर कहूं, ये न्याय नहीं होगा उनके साथ। एक तो ये दूसरा जो पहलू आपका है उससे मैं एकदम एग्री करता हूं। विचार के तौर पर जो बुद्धिज्म की लड़ाई है, ये इस देश की बुनियादी लड़ाई है। सत्य अहिंसा की लड़ाई, इंसान होने की लड़ाई, प्रज्ञाशील करुणा की लड़ाई, मुझे लग रहा है वो भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे मानवीय लड़ाई है। उस जगह पर मैं चाहता हूं कि मैं अपने विचार से, अपने आचरण से सबसे उस बुद्ध को जीऊं, उन्हें सार्थक करूं, और खुद को उसके लिए तैयार करूं कि उन तपस्याओं तक भी मैं एक दिन पहुंच जाऊं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण यादव सर, आपने इतना समय दिया, इतनी शानदार हमारी चर्चा रही। मेरी बस एक दरखास्त है आपसे कि आपकी किताब के पहले पेज पर ही एक छोटी सी कविता है, आप इसको कविता कहेंगे या क्या कहेंगे, फहमिदा रियाज की। मैं चाहूंगा कि इसको आप पढ़ें और फिर हम इस पूरी चर्चा को खत्म करेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, और आप सामने बैठे हैं केवल इसलिए नहीं कहना चाहता, मैं ईमानदारी से ये बात कहता हूं कि अब तक इस किताब पर सबसे अच्छी चर्चा आपके साथ हुई, क्योंकि आपने इस किताब को पढ़ा और महसूस किया है। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये किताब अपने समय का दस्तावेज है, अमेजन पर भी उपलब्ध है, अनबाउंड पर भी है, और अब आप जितने भी लोग अगर इसको खरीदना चाहेंगे तो मेरे मैसेज पे या जाएं, मेरे प्रोफाइल पर जाएं, वहां लिंक मिल जाएगा अमेजन का, और जहां किताब कुछ दिन में उनके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचेगी जो किताब का सेलर है। मैं चाहता हूं और मैं लिटमस टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या इसको 1 लाख लोग प्रोटेस्ट की तरह लेते हैं। ये मेरे लिए एक चैलेंज है। मैं चाहता हूं कि मेरा समाज कहां खड़ा है, मैं बस इसको देखूं, समझूं, और इसलिए ये किताब आपके हाथ में है, बहुत जोखिम के साथ लिखी गई है, और वो जोखिम उठाने का साहस मेरे अपने लोग, मैंने आपसे, चूंकि आपसे बातचीत बहुत अच्छी रही, हमने उन्हें भी याद किया जो मेरे परिवार, मेरे घर, मेरे दोस्त के लोगों ने मुझे हिम्मत दी। वो ना होते तो मैं यहाँ ना होता। और दूसरी हिम्मत मेरी विचारधारा के मेरे पुरखों ने दी, मेरे वैचारिक पुरखों ने दी। तो उन्होंने हिम्मत दी कि डरना नहीं है, आंख में आंख डाल करके सच बोलना है। और वो सच बोलने के लिए ये कविता मुझे इतनी पसंद आई। ये किताब रोहित वेमुला और उन जैसी मार दी गई अनगिनत संभावनाओं के नाम समर्पित है, इसलिए क्योंकि रोहित वेमुला डर का नाम और समझौते का नाम नहीं था। रोहित वेमुला संघर्ष का विचार का नाम था, और वो हिम्मत देता है। फहमीदा रियाज की कविता है, आपने कहा इसलिए मैं आपके सामने रखता हूं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है,
इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, मगर तुम जिस लम्हे जिंदा हो वह लम्हा तुमसे जिंदा है। यह वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण यादव सर आपका। आप आए, आपने इतने शानदार तरीके से अपनी बात रखी। और जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, अगर आप किताब को खरीदना चाहते हैं, अमेजोन पे आप जाके खरीद सकते हैं। अमेजोन की लिंक आपको सर के बायो में मिल जाएगी, मैं अपने बायो में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोगों ने इस चर्चा को सुना, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रजत, थैंक यू।